तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण की दूसरी वीडियो है और आज हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में, स्वरों के प्रकार और व्यंजनों को यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे उच्चारण की दृष्टि से वर्गों का उच्चारण स्थान। तो आज हम यहाँ पे इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे जो नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है, लेकिन भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो यहाँ पे वाक्य होती है। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। और वाक्य कैसे बनता है? तो वाक्य यहाँ पे कई शब्दों से मिलकर बनता है। और शब्द यहाँ पे किस प्रकार से बनते हैं? तो वर्णों से मिलकर यहाँ पे शब्द बनते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे एक वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ध्वनि कहलाती, तो ये यहाँ पे एक वाक्य बन गया है। तो ये वाक्य यहाँ पे कैसे बना? तो ये वाक्य कैसे बनता है? शब्दों से मिलकर। तो ये सारे यहाँ पे जो शब्द हैं, तो इन शब्दों से मिलकर यहाँ पे वाक्य बनता है। तो जैसे यहाँ पे जो ये भाषा शब्द है, तो ये यहाँ पे भाषा एक शब्द है, लेकिन इसमें जो भा और ये सा है, ये यहाँ पे वर्ण है। तो वर्णों से यहाँ पे बना है शब्द और शब्दों से यहाँ पे बना है वाक्य। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, लेकिन भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो यहाँ पे ध्वनि या वर्ण कहलाती है। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यदि हम यहाँ पे वर्णों को पढ़ने के लिए, या मतलब वर्णों की स्टडी करने के लिए वर्णों को यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, व्यवस्थित समूह में उसको रखते हैं, तो वो यहाँ पे वर्णमाला कहलाती है। इसके बाद यहाँ पे जो कुल वर्ण है वो यहाँ पे 52 होते हैं। इनमें से 39 यहाँ पे व्यंजन होते हैं और 13 यहाँ पे स्वर होते हैं। तो कुल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं, और मूल जो वर्ण होते हैं वो यहाँ पे 44 होते हैं। इनमें से 33 व्यंजन होते हैं और 11 यहाँ पे स्वर होते हैं। अब स्वर जैसे स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर यहाँ पे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को यहाँ पे स्वर कहा गया है। तो जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये यहाँ पे जो यहाँ से लेके आ से लेके और औ तक, ये यहाँ पे मूल स्वर हैं। और जो अंग और आह, ये दो यहाँ पे अयोग्यवाह स्वर हैं। देखो, लेखन के आधार पर तो स्वरों की संख्या कुल यहाँ पे 13 होती है। तो कुल स्वर तो यहाँ पे 13 होते हैं, लेकिन जो मूल स्वर होते हैं वो यहाँ पे 11 होते हैं, और अंग और आह, ये दो यहाँ पे अयोग्यवाह स्वर होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे व्यंजन। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। इनमें से जो मूल व्यंजन है वो 33 है, और इनमें से फिर यहाँ पे 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 यहाँ पे ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 यहाँ पे होते हैं संयुक्त व्यंजन, और 2 यहाँ पे होते हैं दुगुण व्यंजन, यानी कि 2 यहाँ पे दुगुण व्यंजन कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे स्वरों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो स्वर, जिन वर्णों को बोले जाने पर किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो जिन स्वर्णों को हमें बोलने में किसी अन्य स्वर, यानी कोई अन्य स्वर का उपयोग हम नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पे स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, तो ये सारे यहाँ पे स्वर हैं। इनको बोलने में हमें यहाँ पे किसी अन्य स्वर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसे यहाँ पे स्वर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 13 होती है, और उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो मूल संख्या होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं, वो यहाँ पे 11 होते हैं। तो ये आ से लेके और ओ औ तक यहाँ पे ये मूल स्वर हैं। और इसके बाद
जो अयोग्यवाह स्वर थे अंग और आहा, तो इनको यहाँ पे अयोग्यवाह स्वर यहाँ पे 2 होते हैं, तो अंग को यहाँ पे अनुस्वर कहा जाता है और आह को यहाँ पे विसर्ग कहते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है ये यहाँ पे 3 भागों में किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो वो यहाँ पे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो अ, ई, उ और री, तो इनको बोलने में हमें बिल्कुल ही कम समय लग रहा है, तो ये यहाँ पे ह्रस्व स्वर है। यानी कि जो छोटे आ, छोटी ई, छोटी ऊ, हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, छोटी आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये यहाँ पे ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है, यहाँ पे अधिक है, मैंने नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे अधिक लिखना, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता हो वो यहाँ पे दीर्घ स्वर कहलाता है। देखो दीर्घ में से अधिक, ज़्यादा, ठीक है, तो ये यहाँ पे दीर्घ स्वर हैं। तो इसको हम इस तरह से याद करेंगे, जो बड़ी आ की मात्रा वाले होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, अंग, तो ये ओ और औ, ये यहाँ पे दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। देखो इनको बोलने में हमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ, तो इनको बोलने में हमें जितना समय लग रहा है उससे भी ज़्यादा अगर हमें जिन स्वरों को बोलने में लगे तो वो यहाँ पे दीर्घ स्वर कहलाता है। देखो जैसे हम यहाँ बोलेंगे ओम, तो ओम को बोलने में हमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे जो मूल स्वर होते हैं, तो जो मूल स्वर है यहाँ पे इनका ये मूल रूप है, यानी कि ये किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बने हैं, तो ये यहाँ पे मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे आ और आ, तो इन 2 छोटे आ से मिलकर बना है बड़ा आ, लेकिन जो बड़ा आ बना है वो इन 2 से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे इनका जो मूल रूप है वो इनका यहाँ पे मूल रूप ही है, ये यहाँ पे नहीं बदले हैं, बल्कि इनसे यहाँ पे इनको जोड़ के बड़ा आ यहाँ पे बन गया है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, और इनको ये यहाँ पे मूल ही है, तो ये यहाँ पे मूल स्वर है और ये यहाँ पे संधि बन गया है। यानी कि जो स्वर यहाँ पे 2 स्वरों से मिलकर बने वो यहाँ पे संधि कहलाती है। जैसे यहाँ पे संधि स्वर है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये यहाँ पे संधि स्वर है। देखो जैसे 2 छोटे आ से इनको जोड़कर बना है बड़ा आ, 2 छोटी ई को जोड़कर बना है बड़ी ई, और 2 छोटे ओ को जोड़कर बन गया है यहाँ पे बड़ा ओ, और जो ए, आई, ओ, औ है इनको यहाँ पे संयुक्त स्वर भी कहा गया है। अब देखो जैसे ए यहाँ पे कैसे बनता है, तो यदि हम आ के साथ हम ई और बड़ी ई जोड़े तो ए बन जाता है, या फिर बड़े आ के साथ ई और बड़ी ई जोड़े तो ये यहाँ पे ए बन जाता है। इसी प्रकार से और यदि हम यहाँ पे अ अथवा बड़े आ के साथ हम यहाँ पे ए जोड़े तो ये यहाँ पे आई बन जाता है। इसी प्रकार से आ या बड़े आ के साथ हम यहाँ पे ऊ या बड़ा ऊ जोड़े तो ये यहाँ पे औ बन जाता है। और इसी प्रकार से आ या बड़े आ के साथ हम यदि ओ को जोड़े तो ये यहाँ पे औ बन जाता है। तो इसी प्रकार से ए, आई, ओ, औ यहाँ पे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और मूल जो स्वर होते हैं आ, ई, ऊ होते हैं, और संधि स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये यहाँ पे संधि स्वर भी कहलाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे
जानते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कंठ। कंठ यानी गला। गले से हम यहाँ पे दो शब्दों का स्वरों का उच्चारण करते हैं। तो ये जो यहाँ पे आ और आ है, ये यहाँ कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य यानी कि तालु, जो हमारे मुंह का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम यहाँ पे तालु कहते हैं। तो इससे हम दो स्वरों का उच्चारण करते हैं। यहाँ पे छोटी ई है और ये बड़ी ई है। इसके बाद यहाँ पे ओष्ठ है। ओष्ठ यानी कि ओंठ। तो ओंठ से है दो स्वरों का उच्चारण होता है, ऊ और बड़े ऊ का। यहाँ पे फिर कंठ और तालव्य। कंठ और तालव्य से हम यहाँ पे कहते हैं ए और आई। और कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से गले और ओंठ से यहाँ पे ओ और औ का उच्चारण होता है। तो मान लो यहाँ पे ये आपका गला है, गले के ऊपर थोड़ा ऊपर जाओ तो तालव्य, और तालव्य से थोड़ा ऊपर जाओगे तो ओष्ठ। तो जैसे यहाँ पे गला है तो गले में आप समझ लो कि गले से ये दो बोलते हैं। तालव्य जो गले से थोड़ा ऊपर आ जाओ तालु, तो तालु से फिर ये ई। और यहाँ पे ओष्ठ है तो ओष्ठ से आप बोलते हैं हम यहाँ पे ऊ और ऊ। इसके बाद कंठ और तालव्य। तो कंठ और तालव्य से ऐ और ऐ, ए और ऐ। और कंठोष्ठ यानी कि ओष्ठ और कंठ, इनसे हम बोलते हैं ओ और औ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पे हवा निकलने के आधार पर, यानी कि उच्चारण करते समय नाक से हवा निकलती है या मुंह से, तो उस आधार पर भी यहाँ पे स्वरों का बांटा गया है। तो पहला है यहाँ पे निर्नुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है वो यहाँ पे निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई, तो ये यहाँ पे प्रत्येक जो सभी लगभग जो स्वर हैं ये यहाँ पे निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसके बाद है यहाँ पे अनुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह एवं नाक के साथ साथ निकलती है, तो यानी कि जिन शब्दों में चंद्रबिंदु लगा होता हो वो यहाँ पे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई, ए आई, ओ औ। तो ये यहाँ पे अनुनासिक स्वर हैं क्योंकि इनके ऊपर यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा है। इसके बाद यहाँ पे जो अयोग्यवाह स्वर है इनको भी यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, अनुस्वर और विसर्ग। और इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, अंग और विसर्ग यहाँ पे आह को यहाँ पे विसर्ग कहा गया है। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे व्यंजन। तो व्यंजनों की अब कुल संख्या यहाँ पे है 39 और जो मूल व्यंजन है वो है यहाँ पे 33। तो किस प्रकार से हम यहाँ पे जानेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्शी व्यंजन है यहाँ पे 25। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इनका यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले जैसे का वर्ग। तो का वर्ग में आता है का ख ग घ ड। तो ये यहाँ पे व्यंजन है और इनका उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कि ये गले से बोले जाते हैं। अब यहाँ पे है च वर्ग। च छ ज झ य। तो इसका यहाँ पे उच्चारण स्थान है तालव्य, यानी कि तालु से। तो क वर्ग कंठ यानी गले से, च वर्ग तालव्य यानी तालु से। इसके बाद है यहाँ पे ट वर्ग। तो ट वर्ग यहाँ पे मूर्धन्य। तो यानी कि ट ठ ड ढ य, इनको बोलते समय यहाँ पे हमारी जीभ मुड़ रही है तो इसको यहाँ पे मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुड़े उनको यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद है यहाँ पे त वर्ग। त थ द ध न। तो इनको बोलते समय दंत यानी कि दांत, हमारे दांत दब रहे हैं ना, त थ द ध न। तो ये यहाँ पे दंत्य इनका यहाँ पे उच्चारण स्थान है।
इसके बाद है प वर्ग, तो प फ ब भ म, ये यहाँ पे ओष्ठ है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये यहाँ पे ओष्ठ है, यानी कि ओंठ से बोले जाते हैं। अब इसके बाद इन स्पर्शी व्यंजनों को, तो स्पर्शी व्यंजन यहाँ पे 25 होते हैं, तो इनको भी यहाँ पे इन स्पर्शी व्यंजनों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। तो घोषित्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, तो यहाँ पे व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। घोषित्व, तो घोषित्व के दो भेद हैं यहाँ पे, अघोष और घोष, और प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। तो घोषित्व के आधार पर अघोष, तो अघोष यहाँ पे किसे कहते हैं, तो अघोष ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। तो उदाहरण जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, तो क और ख, च छ, ट ठ, त थ और प और फ, ये यहाँ पे अघोष हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का वर्ग का पहला और दूसरा च वर्ग, तो इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो यहाँ पे अघोष कहलाता है। जबकि जो घोष होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये दो हैं, प्रत्येक वर्ग के जो पहला और दूसरा व्यंजन है, ये तो यहाँ पे अघोष हो गया है। अब बचे यहाँ पे तीन, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये यहाँ पे सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे अघोष हैं जिन पे मैंने नीचे से अंडरलाइन की है, और ये यहाँ पे अघोष हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो यहाँ पे घोष या सघोष कहलाता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन यहाँ पे अघोष कहलाता है। इसी प्रकार से प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण, तो अल्पप्राण मतलब कम हवा, जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है, वो यहाँ पे अल्पप्राण कहलाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क, ग और ड, ये यहाँ पे अल्पप्राण है। और जबकि महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ख और ग, ये यहाँ पे महाप्राण है। तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले घोषित्व के आधार पर, तो अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, तो पहला और दूसरा जो व्यंजन है ये यहाँ पे अघोष हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो यहाँ पे व्यंजन है ये यहाँ पे सघोष है। और प्राणत्व के आधार पर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, तो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ये यहाँ पे अल्पप्राण है। और जो महाप्राण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर, इसको यहाँ पे व्यंजन, इसको यहाँ पे महाप्राण कहते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे आगे बताऊँगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एक टेबल बनाई है, तो इसमें मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ कि आपको यहाँ पे किस तरह से इसको याद करना है। तो देखो का वर्ग, तो का वर्ग का उच्चारण क्या है, कंठ, कंठ यानी कि गले से। और यहाँ पे का और खा, इसको हम बोलेंगे अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष। तो यहाँ पे अघोष अघोष हो गए और सघोष सघोष। फिर अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण, इस तरह से हम इसको यहाँ पे याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ट वर्ग है, ये मूर्धन्य है, यानी कि मूर्धन्य। तो ट वर्ग का पहला और दूसरा, ये यहाँ पे अघोष हैं, और अल्पप्राण और महाप्राण हैं। और इसके आगे के जो हैं यहाँ पे सारे ये तीनों सघोष हैं,
लेकिन अल्पप्राण और महाप्राण को इस तरह से याद करना है कि पहला जो वर्ग का वर्ग का या टा वर्ग का चा वर्ग का जो पहला व्यंजन है वो यहाँ पे अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत्य, और ये जो दो हैं त और थ ये हैं अघोष, बाकी हैं यहाँ पे सघोष, और इनको हम इस तरह से याद करेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण। फिर यहाँ पे जो वर्ग के जो अंतिम का वर्ग या पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण को यहाँ पे जो होते हैं उनको यहाँ पे नासिक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी यहाँ पे जो नाक से हवा आती है तो इनको यहाँ पे नासिक्य कहते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चार्ट बना है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। पावर्ग औष्ठ्य, ओंठ से बोला जाता है। पहले के दो जो व्यंजन हैं शुरू के वर्ग, पावर्ग के जो शुरू के व्यंजन हैं पहला और दूसरा, ये दोनों अघोष हैं, बाकी तीनों यहाँ पे सघोष हैं। और अल्पप्राण महाप्राण से इस तरह से याद करेंगे, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्पप्राण। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे याद करेंगे। इसके बाद है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, तो य, र, ल, व, ये यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और सघोष होते हैं और ये अल्पप्राण होते हैं। तो अभी मैं इसको फिर आगे से आपको बताऊंगी अच्छे से। उसके बाद है यहाँ पे अर्धस्वर य और व, और लुंठित, रा शब्द यहाँ पे लुंठित भी कहलाता है, और पार्श्विक स्वर यानी कि ल, यहाँ पे ये पार्श्विक स्वर कहलाता है। इसके बाद है यहाँ पे ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो स, सा, शा और हा, ये यहाँ पे ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, और ये जो सा, स और शा हैं ये यहाँ पे अघोष हैं और महाप्राण हैं, बाकी हा यहाँ पे सघोष और अल्पप्राण है। इसके बाद यहाँ पे जो ये चार शब्द हैं ये हैं यहाँ पे संयुक्त, अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। तो जो अक्षर शब्द ये बनता है यहाँ पे का और सा से मिलकर अक्षा बनता है, त और रा से मिलकर तरा बनता है, और ज्ञ, ज और या से मिलकर यहाँ पे ज्ञा बनता है, और श्र, स और रा से मिलकर यहाँ पे श्र बनता है। इसके बाद यहाँ पे उपचिपत व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो ये होते हैं ड और ढ, ड, ढ। तो जो ड है ये यहाँ पे सघोष होता है और अल्पप्राण होता है, और जो ढ है यहाँ पे सघोष होता है और महाप्राण होता है। तो यहाँ पे ड और ढ ये यहाँ पे द्विगुण व्यंजन है, और इन जो ड है ड इसको यहाँ पे सघोष और अल्पप्राण कहते हैं, और जो ढ है ये यहाँ पे सघोष और महाप्राण है। तो अब आगे मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से बता देती हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे सारे वर्ण हैं जितने मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो कंठ यानी कि गले से उच्चारण होने वाले वर्ण अ, आ, आह और का वर्ग और साथ में हा, ये इनका उच्चारण स्थान गले से है। तालव्य यानी कि तालु से ई और च वर्ग और य और श, ये यहाँ पे तालव्य यानी कि तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद है मूर्धन्य यानी तालु के मूर्ध भाग से, तो री और टा वर्ग और शा, ये यहाँ पे मूर्धन्य है। इसके बाद है यहाँ पे दंत्य, तो ता वर्ग और इसके साथ यहाँ पे सा, इनका उच्चारण यहाँ से दंत से होता है। इसके बाद है यहाँ पे ओष्ठ यानी कि ओंठों से, तो ऊ और पा वर्ग, यहाँ पे इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। दंतोष्ठ यानी कि निचले होंठों और ऊपर के दांतों से, व और फा। फिर है यहाँ पे कंठ और तालव्य, कंठ और तालु यानी कि गले और तालु से बोलने वाले ए और ऐ। और कंठोष्ठ है यहाँ पे ओ और आओ। और नासिक्या जो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग के पंचम जो वर्ण होता है वो यहाँ पे नासिक्य कहलाता है। तो
ढ, य, अण, न और म, ये यहाँ पे नासिक्य हैं और इनको यहाँ पे पंचम वर्ण यानी कि पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण को यहाँ पे पंचम वर्ण कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे जाना किस प्रकार से यहाँ पे व्यंजनों का और स्वरों का वर्गीकरण किया गया था, किस प्रकार से इनके जो उच्चारण के स्थान हैं, कहाँ से इनका उच्चारण किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।